नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का इस स्पेशल सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनमें जो भी फॉर्मूले काम में आते हैं उन सबको एक साथ आपको आज बताएंगे। इस क्लास से आप फॉर्मूले ज़रूर लिख लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगी और इन फॉर्मूले को अच्छे से तैयार कर लेना। सर ये क्यों है काम का? क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट पर जब हम एग्ज़ाम देने जाने वाले होते हैं उसके 1, 2, 3, 4 दिन पहले ये पॉसिबल नहीं होता है ये सारा कि सारा हम जो है पूरा रजिस्टर जो है फिर से खंगालें और उसमें से फार्मूले निकालें। तो आपके पास निश्चित ही तौर पर हर सेक्शन से इस तरह के शॉर्ट नोट्स बने होने चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि लास्ट 1 वीक के लिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, कारण कि वो पॉसिबल नहीं होता है कि सारा पुनः रिवाइज किया जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट के नाम पर क्या आएगा? एग्जाम्पल आएंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा रहता है और आपको पता है कि कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो बिना फॉर्मूले के नहीं होता है। तो कुछ फॉर्मूले कुछ क्या सभी मान लीजिए आप, कुछ एक आधा रह जाए वो अलग मैटर है, लेकिन पूरी कोशिश है कि सारे फॉर्मूले आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री के लेकर आएँ। तो जरूर इस क्लास को देखिएगा और अच्छे से तैयार कीजिएगा जो भी फॉर्मूले मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या फॉर्मूले हैं मैं आपके सामने पहले से लेकर आया हूँ, केवल इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हम करते रहेंगे एज पर रिक्वायरमेंट। तो देखो बच्चों, पहला जो है वो सब बोर मॉडल से दिखाई दे रहे हैं ये फॉर्मूले, और जो फर्स्ट फॉर्मूला दिखाई दे रहा है वो रेडियस का नजर आ रहा है। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ मॉडिफाइड भी करते हैं, आपको ध्यान होगा। तो मॉडिफाइड किस तरह से करते हैं कि इसको यदि मुझे न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है तो मैं यहाँ पर इसे 0.529n² कर देता हूँ एंगस्ट्रॉम में। एज वेल एज यदि मुझे दो स्पीसीज के लिए कंपेयर करना है तो यह फॉर्मूला R1/R2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? n1² को याद करने वाली बात नहीं है, बहुत इजी वे में यहां से फॉर्मूला बन जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेडियस। कहां से किससे संबंधित है सर? यह बोर मॉडल से रिलेटेड फॉर्मूला है। बोर मॉडल से संबंधित यह सूत्र नजर आ रहा है। वेलोसिटी जो घूम रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए वेलोसिटी का जो सूत्र होता है वह ये रहता है, दिस इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दो स्पीसीज के लिए यदि मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो फॉर्मूला बनने वाला है वो ये बनेगा। सर ये दो स्पीसीज वाला फॉर्मूला आप कहां से बना रहे हो? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां हमको दो कंडीशन पुट कर देनी है जस्ट इस वाले फॉर्मूले में, और उससे बन जाएगा। दो मतलब क्या भाई? कोई भी दो अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं या एक ही एटम के अंदर, एक ही स्पीसी के अंदर दो अलग अलग बोर ऑर्बिट हो सकते हैं। एनर्जी आपको बहुत अच्छे से पता है नेगेटिव वे में ली जाती है, तो यहाँ एनर्जी को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर आता है। समान रूप से आप एनर्जी के लिए भी जनरेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने रेडियस और वेलोसिटी के लिए किया है। ये जो फॉर्मूला है वो रिडबर्ग सूत्र है। R यहाँ पर क्या होता है? ये क्या है? ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है। यदि आपको ध्यान हो, दिस फॉर्मूला कनेक्टेड विद द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सूत्र है। और यहाँ R क्या होता है बेटा? रिडबर्ग नियतांक होता है ना। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो खैर ध्यान होनी ही चाहिए, और इसकी जो वैल्यू है वो 109700 सेंटीमीटर इनवर्स अप्रॉक्सीमेटली यू कैन यूज फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। वैसे 733 के आसपास होती है, बट ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। N1 क्या है यहाँ पर? N1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है ना। वो N1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। उसका क्या मतलब होता है सर? यहाँ लौटकर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा। स्पेक्ट्रम में लाइन कैसे बनती है? जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नीचे आता है ना, तो ये लोअर एनर्जी लेवल है। और N2 क्या है बेटा? दिस इज योर हायर एनर्जी लेवल। ये क्या है आपका? हायर एनर्जी लेवल है। तो भाई यहां जितने भी सूत्र दिखाई दे रहे हैं वह बोर मॉडल से इंस्पायर्ड है, बोर मॉडल से निकाले गए हैं। रेडियस का है, वेलोसिटी का है, इसके अलावा एनर्जी का है, एंड ये आपका क्या है? 1/λ क्या होता है? दिस इज व्हाट? दिस इज वेव नंबर है ना। ये जो सूत्र है वह किसके लिए है? वेव नंबर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 1/λ होता है उसको हम वेव नंबर बोलते हैं। इसके अलावा ही यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही जुड़ा हुआ कुछ अन्य सूत्र भी आपको नजर आ रहे हैं, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या है अन्य सूत्र। पहला जो है वो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस वाला मामला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस ये वही लोअर और हायर एनर्जी लेवल है। इसके अलावा इसका एक सूत्र और होता है, यदि आपको ध्यान हो,
और मैंने हमेशा उसी से करना बताया है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस निकालने का एक सूत्र वो होता है समेशन डेल्टा एन होता है, एंड व्हाट इज डेल्टा एन इज n2 माइनस n1, यानी कि हायर एनर्जी लेवल माइनस क्या कर दिया जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल कर दिया जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन आप इससे निकाल सकते हो। अगला जो फॉर्मूला आपको यहां नजर आ रहा है, जैसा कि दिखता होगा, वो फॉर्मूला किससे बिलोंग करता है, दिस इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ध्यान है, ये डी ब्रोगली ने सबसे पहले जो आपके मैटर था उसके साथ वेव नेचर को एसोसिएटेड किया। अब क्योंकि वेव नेचर जुड़ी हुई है तो वेव लेंथ भी होगा, उस मैटर वेव का वेवलेंथ निकालने का जो सूत्र होता है वो ये वाला था। इसी को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और यही आगे जो है वह मॉडिफाइड कर दी जाती है, मॉडिफाइड कर करके इसको अलग अलग रूपों में भी दिखाया जाता है। तो दिस इज डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। क्या निकालने के काम, पी क्या है यहाँ पर, पी क्या है, मोमेंटम है, ठीक है ना, पी क्या है, मोमेंटम है भाई, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। लेमड़ा क्या है, वैसी बात है वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर वेव है। ये क्या है सर, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमड़ा। दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली एंड बोर कॉन्सेप्ट। दोनों के सूत्रों को आपस में जब मैं मिला देता हूं तो एक रूप निकल के आता है 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमड़ा, जिसका यह कहना था कि बोर ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस होती है, जो परिधि होती है, वह उसमें जो संबंधित तरंग दैर्घ्य है उसकी पूर्ण गुणज यानी n के फॉर्म में होती है। क्योंकि बोर मॉडल जो है वह क्या देता है, आपका त्रिज्या से संबंधित रहता है, या कि बोर ऑर्बिट की त्रिज्या से संबंधित रहता है, तो वो वैल्यू यहां पर रख करके और हम जो है उस वेवलेंथ को निकाल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन घूमते समय बनाता है। जो किसने कहा, तुम्हारे डी ब्रोगली ने कहा था। ये तो बहुत ही फेमस है, आपको मालूम होगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां डेल्टा एक्स क्या है साहब, यहां डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता, और डेल्टा पी क्या है, संवेग में। देखो यहां मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूं, ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले देने के लिए दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, केवल फॉर्मूले की हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं, लिमिटेड टाइम में आपको यह प्रोवाइड करा देंगे। L बराबर 0 से n-1, ये क्या है साहब, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर ज्ञात करने का सूत्र है, दिग्गीय क्वांटम नंबर ज्ञात करने का सूत्र है। यहां यदि मुझे दिग्गीय क्वांटम नंबर की संख्या ज्ञात करनी होती है तो मैं सूत्र इस्तेमाल करता हूं 0 से n-1। सर यहां पर L क्या है, L तो आपका दिग्गीय क्वांटम संख्या या एजिमुथल क्वांटम नंबर है, जबकि n क्या है, स्मॉल n। ऑब्वियस सी बात है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर ये चीजें इतनी फेमस है कि शॉर्ट में भी बहुत आराम से मुझे लगता है समझ में आ जाएगी। फिर आता है m बराबर -L2 + L। m क्या है साहब, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए हम L का मदद लेते हैं, जैसे कि L निकालने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, N की मदद लेते हैं। उसी तरह से यहां पर इस तरीके का फॉर्मूला यहां यूज किया जा रहा है। m बराबर 2L + 1, यह फॉर्मूला कब इस्तेमाल किया जाता है, टोटल वैल्यू ऑफ m निकालने के लिए। सर ये पहले वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, ये तो m की कौन कौन सी वैल्यू वो निकालने का था। ये वाला फॉर्मूला कौन सा है, टोटल वैल्यू। यदि क्वांटम नंबर आप पढ़ते हैं तो आपको ध्यान आ गया होगा, ये चीजें बहुत ही कॉमन है। वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में निकालते हैं तो 2n² से निकालते हैं। रेडियल नोड, एंगुलर, रेडियल नोड को क्या बोलते हैं साहब, त्रिज्यीय नोड है ना, त्रिज्यीय नोड, यानी कि हम ये कहेंगे नाभिक से बढ़ती हुई दूरी के साथ कितनी जगह हैं ऐसी जहां नोड पाया जाता है। एंगुलर नोड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी कोणीय नोड। एंगुलर नोड को हम क्या कहते हैं, कोणीय नोड। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल नोड आ जाती है। कैसे, देखो टोटल नोड कैसे आएगी, n-L-1 + L जोड़ देंगे तो यहाँ L से L कैंसिल हो जाएगा और ये n- क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां इन दोनों नोड की संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा साहब, टोटल नोड मिल जाएगा। तो बच्चों ये कुछ सूत्र थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित। पहले हमने बोर मॉडल को देखा,
उसके बाद बोर और डी ब्रोगली के कंबाइंड फॉर्म को भी देखा, डी ब्रोगली को देखा, हाइजेनबर्ग सिद्धांत को देखा, क्वांटम संख्याओं से संबंधित सूत्र किए। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की संख्या जो नंबर ऑफ लाइंस है वो निकालने का सूत्र भी ज्ञात किया, और नोड फाइनली हमने ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको बताया। तो ये कुछ सूत्र थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इन सभी को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। और भी चैप्टर आ रहे हैं, मैं बताते जा रहा हूं। उससे पहले बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है ये, आपको पता है कि नव वर्ष है और नया साल है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ ऑफर तो हमारी तरफ से दिया जाना ही था। तो यहाँ 28 दिसंबर से लेकर के और 3 जनवरी तक आपको यहाँ एक खास ऑफर दिया जा रहा है, अप टू 90% डिस्काउंट प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको मिलने वाला है। तो इसके लिए डाउनलोड उत्कर्ष ऐप नाउ, और उसके बाद आपको ये कोर्सेस वहाँ नीट जेईई, आप ऑल इंडिया में जाएंगे, नीट जेईई आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। क्लासरूम से लाइव होने वाले कोर्सेज हैं, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छे प्राइस के अंदर ये देखने को मिलेगा। तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाएं और इस नव वर्ष पर जरूर जो है वो ये कोर्सेज आपके लिए लाभदायक होंगे, ऐसा मैं विचार रखता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन अब हम यहाँ से देखते हैं, मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो, मोल कॉन्सेप्ट के जो सूत्र हैं वह बेसिकली काफ़ी हद तक सॉल्यूशन में भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक सूत्र है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वी कैन यूज 3 फॉर्मूलाज, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन Na, गिवन वॉल्यूम STP पर अपॉन 22.4। ये नंबर ऑफ मोल जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, N से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ये 3 सूत्र हैं, ये बहुत ही बेसिक से सूत्र है। फिर आता है इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर आपको ध्यान होगा अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा चुका है। जैसे किसी एसिड के लिए वह बेसिसिटी होता है, वैलेंसी फैक्टर की यदि मैं बात करता हूं तो आप एसिड ले रहे होंगे तो आपको बेसिसिटी लेना पड़ेगा, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैसे बेस ले रहे होंगे तो एसिडिटी यहां पर लेना होगा। यदि कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे होंगे तो एन फैक्टर आपको लेना होगा। यदि किसी आयन की बात कर रहे होंगे तो चार्ज आपको लेना होगा। और यदि आयोनिक कंपाउंड की बात आप कर रहे हैं किसी, तो वहां पर वैलेंसी फैक्टर, टोटल कैटायनिक और एनायनिक चार्ज। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम जो है वह वैलेंसी फैक्टर को डिफाइन करते हैं। यहां ये जो सूत्र है पहले वाला, वह किसका सूत्र है, ये कैपिटल एम का सूत्र है। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है साहब, सबसे प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट में से एक है केमिस्ट्री का, मोलेरिटी। दिस इज योर मोलेरिटी। और ये जो स्मॉल एम है ना, ये मास है अपन, है ना, दिस इज अपॉन मास, मोल्स अपॉन मास। तो दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट जहां यूज कर रखा है, इसका मतलब यह सूत्र किसका है, मोलेरिटी। वैसे ये तो बहुत बेसिक सूत्र है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इन सूत्रों से अनजान हो सकता है अपने जीवन में। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कैपिटल एम एंड द स्मॉल एम। यहां हम कैपिटल एम और स्मॉल एम को निकाल सकते हैं इन सूत्रों की सहायता से। कैपिटल एम क्या है, मोलेरिटी, दिस इज इन 1000 है ना, दिस शुड बी मल्टीप्लाई विद द 1000 है ना। ऑब्वियस सी बात है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ वॉल्यूम लेते हैं किसका, सॉल्यूशन का, या मास का, सॉल्वेंट, जो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ लिया जाता है। तो ये 2 सूत्र हैं, बहुत बेसिक सूत्र हैं। उसके बाद ये रिलेशनशिप है, ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल कब हम करेंगे, D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज इनटू, है ना, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर डी क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। ये सूत्र कब यूज करना है, जब आपको मोलैलिटी दी गई हो और कैपिटल एम निकालना हो, 1000 इंटू एम इंटू डी अपॉन 1000 प्लस एम इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये जो सूत्र है वो कब यूज करना, भाई ये कैपिटल एम क्या है आपको पता ही है वैसे तो, मोलेरिटी, अभी तो आया था थोड़ी देर पहले। और स्मॉल एम क्या है साहब, यहां मोलेलिटी है। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि आपको कैपिटल एम दिया हो, स्मॉल एम निकालना हो तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और इसका विपरीत है तो पहले वाले सूत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों क्या है साहब, ये मोल फ्रैक्शन है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है मोल फ्रैक्शन का। और ये भी एक सूत्र है वैसे तो, पर बहुत बेसिक बात है कि जब भी आप फ्रैक्शंस को ऐड करते हो तो वहां वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये फॉर्मूला x सोल्यूट into 1000, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कैपिटल M एंड दिस इज कैपिटल M एंड मोल। मतलब
इस सूत्र का उपयोग करना है जब मोल भिन्न देकर के मोलैलिटी पूछी हो। इस सूत्र का उपयोग करना है जब मोल भिन्न देकर मोलैरिटी पूछी गई हो। ये जो सूत्र है वो किसका है? नॉर्मेलिटी का है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। ये वॉल्यूम के अंदर आपको वॉल्यूम किस में लेना है? ml में लेना है। तो ये सारे जो है वह कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड सूत्र थे, जिसमें अलग अलग सांद्रता पदों का पारस्परिक संबंध बताया गया है, किस तरह से दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर वो बताया गया है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी यहां दी गई है। ठीक है जी, तो उपयुक्त है कि ये सारे सूत्र आपको क्लियर होंगे। उसके बाद नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। दिस इज द अगेन वेरी कॉमन फैक्टर कि नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू संयोजकता कारक होता है। ये तीनों जो हैं वह आपके क्या है? परसेंटेज कंसंट्रेशन निकालने के सूत्र हैं। प्रतिशत सांद्रता W/W जिसको हम क्या बोलते हैं? W/W को हम क्या बोलते हैं? बाय मास बोलते हैं, परसेंटेज बाय मास, है ना, परसेंटेज बाय मास बोलते हैं। ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो जाता है जब दोनों ही हम किसको यूज कर रहे हैं? वॉल्यूम को। और ये परसेंटेज स्ट्रेंथ भी कहलाता है। तो इस तरीके से, या वेट बाय वॉल्यूम भी कहलाता है। तो इस तरीके से प्रतिशत सांद्रता को व्यक्त करने के तीन सूत्र होते हैं। ये सारे के सारे जो फॉर्मूले चल रहे हैं बच्चों, वो बेसिकली परसेंटेज से रिलेटेड है। प्रतिशत सांद्रता व्यक्त करने के फॉर्मूले हैं जो कि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये सूत्र आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी काम आ सकते हैं और मोल कंसेप्ट चैप्टर में भी काम आ सकते हैं। दोनों ही जगह ये चीजें आपको दिखाई दे सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मा गतिकी के सूत्रों की हम चर्चा करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो आपके काम के हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो जी, पहला वाला जो संबंध है वो किसके बीच में है? डेल्टा एच। डेल्टा Ng क्या है यहां पर? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। उम्मीद है आप समझे होंगे कि आपको कांस्टेंट प्रेशर पर ऊष्मा का परिवर्तन दे रखा हो और कांस्टेंट आयतन पर ऊष्मा का परिवर्तन निकालना हो, तब आपको इस सूत्र को उपयोग में लाना चाहिए, इस फॉर्मूले को आपको यूज में लाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये जो पहला वाला सूत्र है वो डेल्टा एच और डेल्टा ई के बीच का क्या बता रहा है? आपको संबंध बता रहा है। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये क्या है? देखो, ये अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने के सूत्र है। अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तीनों की तुलना मैं हमेशा ही बताता हूं। ज्ञात करने के सूत्र, अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने हेतु इसका प्रयोग हम करते हैं। यानी ये डेल्टा HR का मतलब क्या है जी? अभिक्रिया ऊष्मा है। अभिक्रिया ऊष्मा है। अब देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हीट ऑफ कंबंशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। मतलब यहां पर कहीं R लिखा है, इसका मतलब वो रिएक्टेंट के लिए बात हो रही है। P लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट के लिए बात हो रही है। तो अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने हेतु हम इन सूत्रों का उपयोग करेंगे। इसके लिए मुझे अलग अलग तरह की ऊष्माएं जो हैं वह दी गई होंगी, चाहे वो संभवन ऊष्मा हो। ये क्या है? संभवन ऊष्मा है। मैं बता देता हूं यहां पर कि यहां डेल्टा H0F जो है वो क्या है? मानक विरचन एंथैल्पी जिसको हम कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं। डेल्टा H0C क्या है? तो मानक दहन ऊष्मा जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि हीट ऑफ कंबंशन जिसको हम बोलते हैं। और BE जो है वह क्या है? बंद ऊर्जा है, मतलब जिसको हम क्या कहेंगे? बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, यानी कि बॉन्ड एनर्जी या बंद ऊर्जा इसको हम कहेंगे। तो ये तीन यहां पैरामीटर आपको नजर आ रहे होंगे। ये क्या है? P एक्सटर्नल है, ठीक है ना? दिस इज P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये हमारे को समतापी प्रक्रम में कार्य करने के लिए, ये जो पहला वाला है वो क्या है? इरिवर्सिबल लिखा होगा, तो मतलब क्या है? अनुत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कार्य। अनुत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कार्य। देखो, समतापी प्रक्रम में कार्य को ज्ञात करने के लिए तुम्हारे जो है ना किताब के अंदर दो तरह के सूत्र दिए हुए हैं। एक समतापी प्रक्रम यदि अनुत्क्रमणीय हो, और दूसरा जो है वह किस प्रकार का हो? तो उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में कार्य। ठीक है ना? उत्क्रमण समतापी प्रक्रम में कार्य। दो तरह के सूत्र यहां पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। एक सूत्र है P एक्सटर्नल डेल्टा V, दूसरा सूत्र है 2.303 nRT log V2 अपॉन P1। ये एडियाबेटिक वर्क डन निकालने के लिए है। दिस इज एडियाबेटिक है, गामा-1 है ये, है ना? ये एडियाबेटिक, वैसे एडियाबेटिक बुक में डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, पर फिर भी आ सकता है, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया है। उस एडियाबेटिक मतलब क्या होता है बेटा? यह होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य।
रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य ज्ञात करने का यहां पर सूत्र होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सूत्रों की ओर। ये एंट्रोपी परिवर्तन, ये क्यू रिवर्सिबल बाई टी जो होता है ना, वो स्लॉट मतलब स्लॉट, ये स्लॉट भी है। स्लॉट मतलब ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का गणितीय रूप है भाई साहब। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम कह सकते हैं स्लॉट। ठीक है, इसके अलावा यहां पर दो सूत्र और हैं। ये सब किससे संबंधित है? विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों में एंट्रोपी परिवर्तन, विभिन्न प्रक्रमों, प्रोसेस हेतु, विभिन्न प्रोसेस हेतु एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन है ना, विभिन्न प्रोसेस हेतु एंट्रोपी परिवर्तन है ये। ठीक है, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फ्लॉट है। फ्लॉट का क्या मतलब होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। इस पर सवाल आप मान के चले कि परीक्षा में दिख भी सकता है। बहुत आसान से आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा साइन का ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है सर? गिब्स इक्वेशन है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें क्या पता चलता है? स्वतः प्रवर्तिता का पता करने के लिए प्रवर्तिता, ये हम जो है इस्तेमाल करते हैं स्वतः प्रवर्तिता का पता करने के लिए, यानी कि प्रक्रम स्वतः है कि नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डेल्टा जी का मान नेगेटिव आने पर प्रक्रम कैसा होता है? स्वतः होता है। भाई किसी प्रक्रम के अंदर, किसी प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, इसका पता करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज सच टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। इन सूत्रों का हम उपयोग तब करते हैं जब हमको डेल्टा जी इक्वल्स टू यहाँ पर नेगेटिव ये बात पता करनी हो। तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा तब प्रोसेस कैसा होगा? यहाँ पर स्वतः प्रक्रम होगा। ये बात हम पता कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये वाला जो सूत्र है वो बहुत ही उपयोगी सूत्र माना जाएगा। इसके बाद बच्चों ये जो सूत्र हैं वह आपके कौन से हैं? साम्य अवस्था से संबंधित सूत्र यहाँ नजर हमको आ रहे हैं। साम्य अवस्था से संबंधित सूत्र हैं। ये पहला वाला जो है वो केपी और केसी के मध्य संबंध है ना। फर्स्ट इज केपी व केसी के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इस पे सवाल आपके दो प्रकार के आएंगे। दो प्रकार के सूत्र इस पे कौन से आएंगे? एक तो केपी का मान बड़ा है कि छोटा है केसी से, ये पता करने के लिए, और एज वेल एज यू कैन से कि केपी और केसी के बीच में या एक मान दे दिया आपको, केपी का दे दिया या केसी का दे दिया, उससे आप निकाल सकते हो, है ना। ये जो सूत्र है वो एक्चुअली माइनस का है और यहाँ पर क्या आएगा? एक्चुअली के इक्विलिब्रियम आएगा। ये स्टार फॉर्मूला है एक्चुअली 2.303 RT log के इक्विलिब्रियम, है ना। ये स्टार सूत्र है जो कि के इक्विलिब्रियम दे करके और डेल्टा जी नॉट पूछा जाता है। वांट ऑफ इक्वेशन क्या बताता है साहब? ये ताप का के इक्विलिब्रियम पर प्रभाव यदि आपको जानना हो तो आप इस सूत्र की मदद लेते हैं। पीएच तो बहुत ही आसान है, खैर माइनस लॉग एच प्लस हम यूज करते हैं और यहां पर स्पष्ट ही रूप से वीक एसिड के लिए भी ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है? ओस्टवाल्ड। देखो मैं कोई डिटेल में यहां नहीं जा रहा हूं फॉर्मूले के, क्योंकि वो तो कोई मतलब नहीं, थ्योरी थोड़ी पढ़नी है अपन को। अपना जो उद्देश्य है वो ये है कि फॉर्मूला बताना और थोड़ा बहुत उसको बता देना, एक्सप्लेनेशन, कि पता चले फॉर्मूला किस लिए यूज होता है। तो दिस इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से रिलेटेड ये जो सूत्र होता है वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से ही आपको क्या करना पड़ेगा? डिराइव करना पड़ेगा। ये बहुत जबरदस्त है। केएसपी जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसका प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बफर के अंदर ये जो सूत्र है पीएच इक्वल्स टू पीके, ये किसके लिए है? एसिडिक बफर के लिए। हेंडरसन इक्वेशन है जिसकी मदद से हम एसिडिक और बेसिक दोनों बफर के लिए, ये बेसिक का अलग ही सूत्र आ जाएगा, दोनों के लिए हम जो है ना वह क्या पता कर सकते हैं? पीएच पता कर सकते हैं। तो ये बेसिक बफर के लिए आपका सूत्र यहां पर आपको नजर आ रहा होगा। अगला जो सूत्र है वो किससे संबंधित दिखाई दे रहा है आपको? ये जो पूरी सारणी दिखाई दे रही होगी, के एच है, एच है, एच प्लस है, पी एच है, ये किससे संबंधित है? कमेंट करके बता सकते हैं आप, आपको ध्यान होगा। ये जो सारे सूत्र हैं, पूरी जो सारणी नजर आ रही है वो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड है। दिस बिलोंग्स टू सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ये जो सारणी है वह तुम्हारी किससे संबंधित नजर आ रही है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से संबंधित नजर आ रही है। के एच क्या होता है भाई? के एच क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। दिस इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। ये क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस
हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, H प्लस और पीएच तो आपको अच्छे से पता ही है, थोड़ा सा इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो यहां पर मैं सुधार देता हूं। ये माइनस है दोनों तरफ और ये भी क्या है आपका माइनस है। ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, देख लीजिएगा आप, ये माइनस है दोनों साइन और इधर ये पीछे माइनस है। बाकी ये KW और ये KA है, ध्यान रखना, अपॉन C, KWC अपॉन KB। तो ये अलग अलग सूत्र हैं। KA इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, KB इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड KW जो है वह क्या है, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ठीक है ना, दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो दिस इज हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट एंड दिस इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ये आपका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट है और ये क्या है आपका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है जी, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से जुड़े हुए सीधे फॉर्मूले भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल तो आ ही सकता है ना, न्यूमेरिकल तो नो डाउट आ ही सकता है, लेकिन कभी कभी सीधे फॉर्मूले भी आ जाते हैं, तो वही बात मैं यहां आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अब आता है जी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो ये जो सूत्र है वो कौन सा है, राउल्ट्स लॉ है। दिस इज राउल्ट्स लॉ है ना, ये आपका राउल्ट्स लॉ है। दिस इज P0AX, ये भी क्या है राउल्ट्स लॉ ही है, ये भी राउल्ट्स लॉ है। टोटल ये किस लिए काम आता है वो बता देता हूं। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स है ना, ये टोटल वेपर प्रेशर निकालने के काम में आता है। यह किसका सूत्र है, यह किसका सूत्र है, दिस ये X इज प्रोपोर्शनल टू और मोलैलिटी मास इज प्रोपोर्शनल टू P भी बोल सकते हो। बेसिकली ये सूत्र किसका है, हेनरीज लॉ। बहुत खास है ये सूत्र भी, हेनरीज लॉ इसको कहते हैं। I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस अल्फा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वांट ऑफ फैक्टर आता ही है परीक्षा के अंदर, वांट ऑफ फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सूत्र। तो वांट ऑफ सूत्र निकालने का आपको जगह जगह काम में आएगा। यह जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये क्या है, RLVP। इसमें से ये वाला जो है वो केवल क्या है, RLVP है, मतलब आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक जो आपके अणुसंख्यक गुणधर्म है उनमें पहला अणुसंख्यक गुणधर्म यही है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, RLVP निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। RLVP पता करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये क्या है साहब, ये है आपका क्वथनांक उन्नयन पता करने का। इसमें वांट ऑफ कारक से गुणा कर रखा है ना, क्वथनांक उन्नयन पता करने के लिए सूत्र है। ये क्या है साहब तुम्हारा, ये हिमांक अवनमन पता, M क्या है, मोलैलिटी है ना, हिमांक अवनमन पता करने के लिए सूत्र है। ये जो है वह परासरण दाब यहां पर ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यहां पर M जो है, दोनों में M जो है वह क्या है, मोलैलिटी है, ध्यान रखना। और यहां जो C है वह सांद्रता किसमें है, ग्राम प्रति मोल में, ग्राम प्रति मोल प्रति लीटर में, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम मोलरता कह सकते हैं। तो परासरण दाब के सूत्र में आपको मोलरता नजर आ रही है और शेष जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, बाकी जो 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं वो आपको क्या है, किसके हैं, वो जो फॉर्मूले हैं वो तुम्हारे किसके हैं, वो है मोललता से संबंधित है। सर ये KB KF क्या पता है, तो KB जो है इसे हम कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पाने के लिए 0.52 रहती है। और KF जो है वह क्या है, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये 2 जो कांस्टेंट हैं वे भी आपको ध्यान होने चाहिए, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए देखा जाए तो। ठीक है जी, ये हो गया आपके सॉल्यूशन के फॉर्मूले। सॉल्यूशन के फॉर्मूले में क्या देखा, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, अणुसंख्यक गुणों के सूत्र है ना। अणुसंख्यक गुण कौन कौन से, RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF और परासरण दाब। बाकी सांद्रता से संबंधित सारे सूत्र तो हमने ऑलरेडी कहां देख लिए, मोल कंसेप्ट में। यहां पर भी आते हैं पर यहां जरूरत है नहीं, यहां हमने ऑलरेडी जो है ना वो सूत्र देख लिए हैं, इसीलिए तरह तरह के। एक इसमें आप PPM PPB वाला सूत्र ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो वहां पर आया नहीं था, है ना, तो वो मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूं। PPM क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट। ये वहां हमने डिस्कस नहीं किया था, इसलिए क्योंकि वो मोल कंसेप्ट में नहीं आता है सूत्र। टोटल पार्ट्स इंटू 10 की घात क्या कर दिया जाएगा, 6 कर दिया जाएगा। और PP भी आ सकता है प्रश्न इस पे भी, है ना। दिस इज द पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, दिस इज द पार्ट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स
ठीक है ना, डिवाइड बाई टोटल पार्ट्स और इनटू मल्टीप्लाई इट विद क्या है 10 की घात 9 कर दिया जाएगा। पीपीवी और पीपीएम ज्ञात करने का यह सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो सबसे शुरुआत में आपको चीज दिखाई दे रही है ये क्या है साहब, ये आपका फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम है ना, और इस पे न्यूमेरिकल आएगा भाई। फैराडे का प्रथम नियम है, ये जो सूत्र यहां दिख रहा है वो फैराडे के प्रथम नियम का सूत्र है। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। Q आवेश है, W पदार्थ की मात्रा है। ये क्या है, ये सेकंड लॉ का सूत्र है, यह सेकंड लॉ का सूत्र है। यहां पर E जो है बेटा वो क्या है, नई चीज यहां E ही दिखाई दे रही है, क्योंकि Z तो ऊपर ही आ गया, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। E क्या होता है, यहां तुल्यांकी भार, E को हम क्या कह सकते हैं, E को हम तुल्यांकी भार यहां कह सकते हैं। E नॉट सेल ज्ञात करने का राइट माइनस लेफ्ट, इसमें और तमाम मॉडिफिकेशन यहां हो सकते हैं कि E नॉट सेल में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, SRP कैथोड, SRP एनोड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, SOP एनोड, SOP कैथोड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, SOP एनोड प्लस SRP कैथोड। आपकी इच्छा हो उस सूत्र का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नॉन्स इक्वेशन परीक्षा में आनी ही आनी है, कोई रोक ही नहीं सकता। इसको भी आगे मॉडिफाइड जब हम करते हैं, यदि आपको ध्यान हो तो यहाँ पर इस तरह का सूत्र निकल कर आता है ना। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आती है जो कि आपको यूज करनी होती है अलग अलग सेल के लिए, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए। कप्पा इक्वल्स टू GL/A, कप्पा यहां पर क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, विशिष्ट चालकत्व इसे हम कहते हैं। G जो है वह कंडक्टेंस है जिसे हम 1/R से निकाल सकते हैं, और L/A जो है वह क्या है, सेल कांस्टेंट है। मैंने सारी चीजें यहां आपको समझा दी है, फॉर्मूले ही नहीं बता रहा, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं, वो सारी जानकारी देते हुए ही हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि आप इन फॉर्मूलों को समझ सकें। मैं फिर आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इनको बढ़िया अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है ना, सब जगह सब काम आने वाला है ये। लैम्बडा एम क्या होता है भाई, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, और ये क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और ये दोनों के बीच का संबंध है। ये जो है वह कोलराउस लॉ का एप्लीकेशन है। देखो S क्या है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी है, S क्या है, सॉल्युबिलिटी, यानी कि अल्प विलेय लवण की विलेयता निकालने के लिए। ये कहाँ काम आता है साहब, ये जो है ना वो तुम्हारे एप्लीकेशन में। यहाँ एक सूत्र और है जो मिस कर रहे हैं हम लोग, λc/λ0, ये सूत्र भी बहुत काम का है। यहाँ अल्फा आपके ऑब्वियस सी बात है क्या है, वियोजन की कोटि यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ईटा बराबर डेल्टा G/ΔH, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फ्यूल सेल की इफिशियंसी से जुड़ा हुआ है, फ्यूल सेल की दक्षता से जुड़ा हुआ है, इफिशियंसी से जुड़ा हुआ सूत्र है। ये भी परीक्षा के अंदर अलग से पूछ लिया जाता है, काम का फॉर्मूला माना जा सकता है निश्चित तौर पर। हाँ भाई, केमिकल काइनेटिक्स ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो है वह क्या ज्ञात करने का है, अभिक्रिया दर का फॉर्मूला है। यदि X से Y भी काइंड ऑफ कोई रिएक्शन हो रही हो तो उसके लिए हम देखो, मैंने यहां बता रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाएगा। यहां पर सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले में आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उसे 1/, कर दिया जाता है। रस समीकरण मितीय गुणांकों को हम 1/, कर देते हैं, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जीरो ऑर्डर के लिए है, R0 - R/T एंड T½ इक्वल्स टू R0/2 के। ये क्या है तुम्हारा अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र है, और ये जो है वह क्या है, समाकलित दर समीकरण। जीरो ऑर्डर के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी अभी आगे आ जाएगी। ये आपके समाकलित दर क्या है, समीकरण है। R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, R क्या है, T टाइम पे कंसंट्रेशन, वही T टाइम आपको यहां यूज करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर log R0/R, या इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख देते हैं कई बार 2.303 log A/A - X, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, या T½ का सूत्र 0.693, बहुत खास है। यूनिट ऑफ K निकालने का दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। N इक्वल्स टू क्या है यहाँ, ऑर्डर,
ये टी हाफ निकालने का है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/0 ये दोनों ही प्रश्न जो है ना वो कहां काम में आते हैं, आपको के की यूनिट दे देता है और ऑर्डर पूछता है, या आपको अर्धआयुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में संबंध दे देता है और ऑर्डर पूछता है, ठीक है ना। अब आरएनएस इक्वेशन तो भाई मुझे लगता है कि केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसी को हम एक ये मॉडिफिकेशन में भी डालते हैं जिस पर कि ग्राफ अक्सर देखने को आता है। एक तो ये रूप इसका चलता है, दूसरा इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं तो न्यूमेरिकल वाला एक फॉर्म और बन जाता है, आपको ध्यान होगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये तो। खैर बिना इसके तो क्या केमिस्ट्री पूरी हो रही है, तो आपको ध्यान रखना ही है। हालांकि जितने भी फॉर्मूले मैंने दिखाए हैं, मैंने बताए हैं, वो सभी आपको याद रखने हैं। कॉलिजन थ्योरी इक्वल्स टू पी जेड ई माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है। पी यहां पर प्रायिकता कारक कहलाता है, प्रायिकता कारक, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, त्रिविम कारक भी इसे कहते हैं, है ना। और z जो है वो कॉलिजन क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है, संगठा आवृत्ति है। तो ये कुछ आपके सूत्र थे जो कि संबंधित है किससे, ये हमने अलग अलग जगह बताए आपको, सारे फॉर्मूले आपके सामने हमने रख दिए हैं। तो देखो बच्चों, इस क्लास को उम्मीद है आपने जो है वो इसका लाभ लोगे आप इस क्लास का। इसमें जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए, ज़्यादा समय नहीं लगाया, फटाफट से आपको फॉर्मूले देने की कोशिश की है, क्योंकि ये क्लास कोई एक्सप्लेनेशन वाला मामला नहीं था। इस क्लास का मेन एम है कि देखो लगभग आधा घंटा हुआ है, तो इसके अंदर आपका सारे फॉर्मूले हमने फिजिकल केमिस्ट्री के दे दिए, और आप इसको लिख लेना अच्छे से वीडियो से, और उसके बाद इनको अच्छे से तैयार आप कर लीजिएगा। और ये नववर्ष 2025 आपके लिए बहुत खास हो, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ। आपका मनचाहा कॉलेज आपको इस 2000 सबसे खास साल आपके जीवन का यह बन जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ, और वो तभी होगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इससे खास मुझे नहीं लगता अब तक आपके जीवन में कोई घटना हुई होगी। तो ये साल को बहुत स्पेशल बनाइए। मेरी तरफ से आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई।